वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिख हिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पूरे जीवन काल में 14 जंगें लड़ी। उनकी पहली जंग भंगानी की जंग थी। आज इस वीडियो में उस जंग के बारे में जानेंगे। 1688 में गुरु गोबिंद सिंह, जिन्हें तब गुरु गोविंद राय के नाम से जाना जाता था, को औरंगजेब का एक पत्र मिला। पत्र में औरंगजेब ने लिखा कि गुरुजी की जीवन शैली राजाओं जैसी है, जो उनकी सत्ता के खिलाफ है। यह उसके अधिकार के खिलाफ है। उसने कहा कि जब गुरु को उनका पत्र प्राप्त होता है तो गुरु को तुरंत उनसे मिलने के लिए रास्ता बनाना चाहिए, अन्यथा वह गुरु को सबक खाने के लिए अपनी सेना भेज देंगे। यह पत्र उस समय के इस्लामी कानून द्वारा दी गई राज की 4 शक्तियों को संदर्भ करता है। 4 शक्तियां हैं: अदालत रखने की क्षमता, अपने सैनिकों के लिए काबुल के घोड़ों का उपयोग करने की क्षमता, युद्ध ड्रम का उपयोग करने की क्षमता, झंडा ले जाने की क्षमता। उस दौरान सिख सैनिकों के पास काबुल के घोड़े थे। सिख निशान साहब को लहरा रहे थे। गुरु गोबिंद सिंह अपना दरबार लगा रहे थे। अनंतपुर साहब में स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में युद्ध के ढोल प्रतिदिन इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन औरंगजेब इससे खुश नहीं था। वह उन्हें अपने शासन के लिए खतरे के रूप में देखता है। इसके अलावा 9वें गुरु के हिंदुओं के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के बाद कई विद्रोह हो रहे थे और मुस्लिम भारत बनाने की उनकी इच्छा के लिए यह बड़ी समस्या थी और वह नहीं चाहते थे कोई और फिर से उनके रास्ते में खड़ा हो। इसलिए उसने पहाड़ी राजाओं को अपने पत्र की खबर लीक करने का फैसला किया। अधिकांश पहाड़ी राजा, जो पहले से ही गुरु के बढ़ते प्रभाव से अवगत थे, उन्होंने इसे गुरु को दबाने और औरंगजेब का पक्ष लेने के एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा। वे करों की मांग करके गुरुजी को परेशान करना शुरू कर देते थे और गुरुजी को लंगर जैसी प्रथाओं को रोकने के लिए कहते थे। यहाँ सभी जातियों के लोग एक साथ बैठते हैं और सम्मान रूप से खाते थे, क्योंकि ये हिंदू जाति व्यवस्था के खिलाफ है। उन्होंने गुरु को दबाने के लिए और भी कई तरीके आजमाए, लेकिन कोई काम नहीं आया। तो अंत में कहलूर के राजा भीमचंद, जो सभी पहाड़ी राजाओं में जो सबसे शक्तिशाली थे, ने एक विस्तृत योजना तैयार की। वे जल्द ही अपने बेटे की शादी की व्यवस्था करने जा रहे थे। इसलिए उन्होंने गुरुजी से उन्हें एक प्रसादी हाथी देने के लिए कहा, जो असम के राजा द्वारा गुरुजी को उपहार में दिया गया था, और एक शाही छतरी सोने और चांदी से कढ़ाई की हुई और मोतियों से जड़ी हुई, जो काबुल की संगत ने भेंट की थी। उनकी योजना थी कि वो इन महंगी वस्तुओं को कभी वापस न करने के इरादे से उधार लें और फिर गुरु को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करें। जब गुरुजी कार्रवाई करेंगे तो वो इसे गुरुजी की सेना द्वारा हमला कहेंगे। इस प्रकार उसके पास गुरु से लड़ने का एक और वैध कारण होगा। लेकिन जब उन्होंने अंत में गुरुजी से ये चीजें उधार देने के लिए कहा, तो गुरुजी ने राजा भीमचंद को मना कर दिया। राजा भीमचंद ने गुरुजी को मना करने पर अपमानित महसूस किया और एक धमकी भरा पत्र भेजा कि वे अपने बेटे की शादी के बाद गुरुजी को सबक सिखाएंगे। उस समय के दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी पांवटा साहब चले गए। यहाँ उन्होंने नलवान के राजा मेदिनी प्रकाश और श्रीनगर के राजा फतेह शाह के बीच शांति में मदद की। संयोगवश राजा भीमचंद के पुत्र का विवाह श्रीनगर के फतेह शाह की पुत्री से होना था। इसलिए गुरुजी के भक्त होने के नाते फतेह शाह ने गुरुजी से अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए कहा। गुरुजी ने उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, लेकिन खुद जाने की बजाय गुरुजी ने उपहारों की रक्षा के लिए 500 की सेना के साथ 2 सिखों को महंगे उपहारों के साथ भेजा। प्राचीन समय में शादी कुछ महीनों तक चलती थी, इसलिए जब शादी का अंतिम चरण आया, राजा भीमचंद अपनी सेना और अपने साथियों के साथ पहाड़ी राजाओं ने दुल्हन के घर बारात निकाली। अब उसने पांवटा साहब के रास्ते जाने के बारे में सोचा, जहां वह सिखों को भड़काएगा, इस उम्मीद में कि उनमें से एक हमला करेगा और इस मुद्दे का इस्तेमाल पूरी स्थिति को बढ़ाने के लिए करेगा और अंत में गुरु को हरा देगा। सौभाग्य से उनकी योजना सफल नहीं हुई। जब वे पांवटा साहब के पास उपस्थित हुए तो गुरु ने उन्हें प्रवेश से मना कर दिया और केवल दूल्हे को एक छोटे समूह के साथ जाने की अनुमति दी, क्योंकि वो अपने भक्त की बेटी की शादी को खराब नहीं करना चाहते थे। इस घटना के कारण राजा भीमचंद फिर से अपमानित महसूस करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा आमंत्रित किए गए अन्य सभी लोगों को दुल्हन के घर तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा है। आखिरकार शादी के दिन राजा भीमचंद को पता चला कि गुरु ने उनके ससुराल वालों के लिए महंगे उपहार भेजे हैं। इतना क्रोधित हुआ, उसने राजा फतेह शाह को सिख वापस भेजने की धमकी दी, अन्यथा वह शादी को रद्द कर देगा। फतेह शाह दबाव के आगे झुक गए और सिखों को वापस जाने के लिए कहा। जैसे ही सिख पीछे हट रहे थे, लालची पहाड़ी राजाओं ने अपनी सेना को हमला करने के लिए भेजा।
लड़ाई पहाड़ी राजों की ओर से 57 सैनिकों की मौत के साथ समाप्त हुई, जबकि सिख सेना हानिकृत थी। इस घटना के बाद पहाड़ी राजा एकत्र हुए और उन्होंने गुरुजी को एक पत्र लिखा। पत्र 3 बातों के बारे में बताता है। पहला, पहाड़ी राजाओं का कहना है कि गुरु गोविंद सिंह जी गुरु नानक देव जी के रास्ते से भटक गए हैं। दूसरा, पहाड़ी राजाओं का कहना है कि वो गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन शैली से खुश नहीं है, जो एक स्वतंत्र राज्य की तरह है, और वे इसे रोकना चाहते हैं। तीसरा, पहाड़ी राजाओं का कहना है कि गुरु गोविंद सिंह जी को उनके द्वारा दी गई सभी परेशानियों के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए और उन्हें उनकी तरह औरंगजेब का एक वफादार नागरिक होना चाहिए। इसके जवाब में गुरु साहब एक पत्र भेजते हैं जिसमें 4 बातों का जिक्र होता है। पहला, मेरा मार्ग हमेशा गुरु नानक जैसा रहा है। दूसरा, आप जिस मुफ्त की जमीन की बात कर रहे हैं वह भीख मांग कर नहीं मिली है, वह मेरे पिता 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने खरीदी थी। तीसरा, इस जमीन पर रहने वाले सभी लोग किसी तरह का टैक्स नहीं दे रहे हैं। और चौथा, इस धरती पर रहने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित है। आपके विपरीत यहाँ मुगलों ने दुल्हन को लूटने के लिए शादियों पर धावा बोल दिया और आप कुछ नहीं करते। इस प्रकार उत्तर देकर गुरुजी सिद्ध करते हैं कि उनकी लड़ाई का कारण भूमि या धन नहीं बल्कि सत्य और न्याय है। प्रतिक्रिया देखकर भीमचंद और फतेह शाह ने 14 पहाड़ी राजाओं के साथ, जो पहले से अपने सैनिकों के साथ वहां थे, हमला करने का फैसला किया। खबर सुनकर गुरु गोविंद सिंह भंगानी नामक स्थान पर चले गए, जो पांवटा साहिब से 6 मील की दूरी पर है और एक रणनीतिक स्थान है, क्योंकि इसकी कुछ पहाड़ों के साथ साथ पानी और काफी समतल भूमि तक पहुंच है। सिख सेना तब पहाड़ों की रक्षात्मक स्थिति लेती है। इस अवधि के दौरान महंत कृपादास और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर लगभग 500 उदासी, वे सभी जो पीर बुद्धू शाह के अनुयायी थे, गुरुजी को छोड़कर पहाड़ी राजाओं के गठबंधन में शामिल हो गए। जब पीर बुद्धू शाह को इसके बारे में पता चला तो वह तुरंत अपने पिता, 4 बेटों और करीब 40 से 500 लोगों के साथ गुरुजी की मदद के लिए आगे बढ़े। अंत में लड़ाई का दिन आता है और 18,000 से अधिक मजबूत सेना का सामना 1800 से 2200 सिखों की सेना से होता है। पहाड़ी राजाओं के गठबंधन का नेतृत्व भीमचंद, फतेह शाह, हरिचंद, हयात खान, नजापत खान, बिखान खान, गुलेर के राजा गोपाल, हिंडूर के हरिचंद, सिबा के मधुकर शाह उडवाल, जसवाल के राजा ने किया था। जहां गुरु गोविंद सिंह जी, भाई दया सिंह जी, भाई संगत सिंह जी, भाई जीतमल, शाह संग्राम, मेहंदी चंद, गंगाराम, लालचंद, दयाराम, कृपाल राम, नंदचंद, साहिब चंद आदि सिख धर्म का नेतृत्व कर रहे थे। यह लड़ाई हुई और 8 से 1 की संख्या में रहने वाले सिखों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंत में गुरु गोविंद सिंह जी विजयी हुए और सिखों ने लड़ाई जीत ली। लड़ाई में फतेह शाह सबसे पहले भागने वाला था, जबकि गठबंधन के नेता हरिचंद, हयात खान और नजबत खान कार्रवाई में मारे गए थे। सिख पक्ष की ओर से भाई जीतमल और शाह संग्राम शहीद हुए। एक और महत्वपूर्ण शहादत पीर बुद्धू शाह के 3 बेटों और पिता की थी, जो कि एक मुस्लिम संत थे। जब गुरुजी ने उसे इनाम देने की कोशिश की तो पीर बुद्धू शाह ने इनाम लेने से मना कर दिया और गुरुजी को इनाम की जगह उनके केसों वाला कंगा देने को कहा। लड़ाई के बाद दोनों पक्षों के मृतकों का पूरा सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। यह लड़ाई पहली बार गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लड़ी गई थी और लड़ाई जीतने के बावजूद गुरुजी ने अपने दादा गुरु हरगोबिंद साहब जी की तरह किसी भी पहाड़ी राजा की एक भूमि का 1 इंच भी कब्जा नहीं किया था। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।